अब यूनगिल और सेग्यूंग यानी कि ओयुन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब हमें 2023 का एक सीन दिखाया जाता है। एक लड़की यूनगिल के भाई यूनो को पसंद करती थी। वो सब अपनी फीलिंग्स बताती है, लेकिन यूनगिल यूनो की तरफ से इसे मना कर देता है कि इसके अपने सपने हैं, ये किसी को डेट नहीं कर सकता और डेट करना टाइम वेस्ट करने के जैसा है। ये सुनकर तो लड़की गुस्से में उसके मुंह पर पानी फेंक कर चली जाती है। यूनगिल नहीं चाहता था कि यूनो के करियर के बीच में कोई लड़की आए, इसलिए उसने सारी लड़कियों को भगा दिया था। बस अब एक लड़की बची थी, तो वह यूनो से उसका नंबर मांगता है, उसे बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो उसके लिए स्पेशल थी। यूनगिल कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारे लिए तो सब कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो, ताकि अगर मैं अपने सपने पूरे कर लूँ तो तुम्हें फैमिली का बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। तुम्हें भी मेरी तरह किसी को डेट करना चाहिए। हमारी वजह से तुम अपने इस टाइम को वेस्ट मत करो। एक बार ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। अगर तुम अपने दिल की सुनोगी तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। बस ये सोचकर यूनगिल ओयुन को किस करने वाला ही होता है, लेकिन फिर उसे सेग्यूंग समझकर रुक जाता है कि ये तो मेरी आंटी है। कहता है कि इन्होंने मुझे ओल्ड मैन अंकल का गिटार दिया था और मुझे उनको थैंक्स करना चाहिए। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ओयुन उसे चिढ़ाने लगती है कि कोई बात नहीं, ऐसे में ये सब हो जाता है। अब मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी क्रश हूँ। तुम्हें देखकर मैं कह सकती हूँ कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है ना। तब यूनगिल को यूनो की बात याद आती है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, प्यार करना चाहिए। ये सोचकर वो उसे किस कर देता है। वहाँ यीचेन और यूना साथ में थे। यीचेन अपना स्केच देखकर पूछता है कि क्या ये मैं हूँ, तो वो हाँ कहती है। वो थोड़ा चौंक जाता है, फिर कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो वो हाँ करती है। उधर वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंच गए थे, लेकिन उनके लिए अब एक दूसरे को फेस करना थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। तब ओयुन कहती है कि जो भी थोड़ी देर पहले हुआ वो भूल जाते हैं। वो मौसम माहौल थोड़ा रोमांटिक था, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकती हूँ कि वो सब तुमसे हो गया, तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ ना हुआ हो और हम अब से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। अब ऐसे में भी वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर घर जाता है तो यूना उसे साइन लैंग्वेज में कुछ पूछती है कि इसका मतलब क्या होता है। वो बताता है कि इसका मतलब है मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए सॉरी। वो समझ आता है कि ये यीचेन ने उससे कहा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मॉम डैड एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अगली सुबह यूनगिल चेयरमैन जिनसे मिलता है, वो उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास यूना को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए बस 1 ही महीना है और तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। अगर 1 महीने के अंदर तुम मुझे रिजल्ट नहीं दे पाते तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। फिर जाने से पहले वो उनसे एक फैक्स मशीन यूना को गिफ्ट में देने के लिए कहता है, क्योंकि इससे वो फ्रेंड्स बना पाएगी और लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगी। उन्होंने यूनगिल के साथ एक डील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा कि तुम्हें यूना को साइन लैंग्वेज सिखाने दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो उसने ये कहा था कि मैं आपको आपकी बेटी की स्माइल दूंगा, कोई नकली नहीं, असली वाली स्माइल, जब कोई दिल से खुश होता है वो वाली। और वो अपनी बेटी की वही स्माइल फिर से देखना चाहते थे जो कि उन्होंने बचपन में देखी थी। वहीं ओयुन स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि यूनगिल ने उसकी स्कूटी रिपेयर करके घर के बाहर भी छोड़ दी थी। कि देखकर वो खुश होती है और उसे लेकर स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन जब वहाँ पर यूनगिल को यूना के साथ देखती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें कर रहे थे, तो वो थोड़ा अपसेट हो जाती है कि मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों नहीं रहता। तभी जिमी वहाँ आती है, यूनगिल को अपने केबिन में आने को बोलती है। फिर जब वो उसके पास जाता है तो उसे धमकाती है कि क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लगती हूँ। मैंने तो साफ कहा था कि मेरे घर में साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। हमारे यहाँ एजुकेशन के अपने तरीके हैं, तो मैं यूना को भी अपने तरीके से पढ़ाऊंगी। तो वो कहता है कि आपको लगता है कि आप सही हो, आपका तरीका सही है। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से चेयरमैन यून से कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए आप उसे घर पर बंद करके रखना चाहती हो। आप नहीं चाहती कि वो आपके बिजनेस तक पहुंच जाए। ये सुनकर वो हंसने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन कितने दिन के लिए वापस आते हैं, और अगर मैं यूना को परेशान करती हूँ तो उन तक बात कैसे नहीं पहुंची। इसलिए क्योंकि मेरे घर के सारे एम्प्लॉयज़ को मेरी एजुकेशन फिलोसफी पर भरोसा है। तो वो कह देता है कि उनका मुंह बंद करने के लिए आप उन्हें अच्छी खासी सैलरी देते हो, और अगर आप सोचते हो कि मेरा मुंह भी बंद हो जाएगा तो आप गलत हो। तब गुस्से में वो उसे डिसिप्लिन के नाम पर 1 महीने तक क्लास छोड़कर स्कूल की सफाई करने के काम में लगा देती है। वो समझ आता है कि यूना से दूर रखने के लिए वो ऐसा कर रही है, ताकि वो उसे पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाए। वो उसके साथ स्कूल इसलिए आया था ताकि वो हर वक्त उसके साथ रहे, उसे पढ़ाई में हेल्प करेगा, और यही चीज़ जिमी को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने ऐसी सज़ा दी। अब अपनी सज़ा पूरी करने के लिए यूनगिल पूल में जाता है। तभी उसे लॉकर के अंदर से टेलीफोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है, जो कि मास्टर का ही कॉल था। फटाफट फ़ोन उठाता है तो मास्टर की आवाज़ सुनकर गुस्सा करने लगता है कि आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तो आप कॉल नहीं उठाते हो। आप प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरे डैड का एक्सीडेंट कब और कहाँ पर होने वाला है, और आखिर वो होगा क्यों। तो वो कहता है कि तुम ये सब परेशानी छोड़ो, अपनी जवानी के मजे लो। ये सुनकर तो यूनगिल गुस्से में फ़ोन काटने लगता है कि मैं खुद ही देख लूँगा, लेकिन वो उसे रोकता है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजा है, पर उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। वहीं ओयुन भी अपनी सेलो प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी, तब टीचर कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हारा सेलो नहीं सुना, चलो बजाओ। पहले तो वो मना करने लगती है, लेकिन टीचर के जोर देने पर बजाने लगती है, पर फिर अचानक से उसे घबराहट होने लगती है, तो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी, इससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तब उसकी मॉम से संभालने के बजाय ये कहती है कि अपने इमोशंस को संभालो, ताकि तुम बाद में म्यूजिक बजाओ तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सको। यानी कि उसकी मॉम को उसकी बेटी की फीलिंग्स की नहीं पड़ी थी कि उसकी फ्रेंड मर गई है, उन्हें अपनी लगी थी कि मेरी बेटी बस अच्छे से प्ले करे और इस इमोशन का यूज़ करे।
और तभी उसे ट्रॉमा हो गया था, इसलिए सेलो प्ले करने में वो घबराती थी। उधर युनगिल की आँख खुलती है तो टेलीफोन उसके हाथ में था। उसे मास्टर की बात याद आती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजा है, लेकिन उससे हेल्प लेने से पहले तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। तभी ईचेन का मैसेज मिलता है, वहाँ पर वो अभी गाना गा रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूना की फीलिंग्स जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि मैं क्या करूँ, इसे रिजेक्ट करूँगा तो ये बुरा मान जाएगी, नाराज़ हो जाएगी। तब वो उसे अपनी एक स्केच बुक देती है जिसमें कि उसने अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था। उस पर उसने ड्राइंग्स बनाई हुई थी। उस पर लिखा था कि मैं जानती हूँ कि तुम सेकिम को पसंद करते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी अपनी फीलिंग्स है और मेरी अपनी, लेकिन हम फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। अगर तुम मेरी कमी की वजह से मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो या मैं तुम्हें कुछ कहूँगी, हम फ्रेंड बन सकते हैं ना। उसमें उन सब चीज़ों की ड्राइंग बनाई हुई थी जब वो उससे मिली थी। ये देखकर तो हीचन हंसने लगता है। बस इसी से अब वो कन्फ्यूज़ हो रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी युनजुर आता है और उसका गाना सुनकर बहुत इंप्रेस होता है, लेकिन उसे चिंता भी हो रही थी कि उसने इतनी जल्दी में से यहाँ क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि आज यूना और सेगिम का टेस्ट रिजल्ट है। हीचन उससे पूछता है कि बताओ क्या रिजल्ट रहा। तो वो सेगिम के लिए कहता है कि उसने बहुत अच्छी फोटोज़ ली, तुम बताओ यूना की ड्राइंग कैसी लगी। तो वो भी कहता है कि वो भी अच्छी है, इसलिए उन दोनों को ही पास कर लेते हैं और अब से वो दोनों उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इतने में बैंड के बाकी मेंबर्स आते हैं, वो उन्हें साथ देखकर खुश होते हैं। तब कांग बताता है कि हम उस हेल्पर से मिलने जा रहे हैं जिसने हमें प्रैक्टिस करने के लिए ये जगह दी। हेल्पर सुनकर तो युनगिल सोचने लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में मास्टर ने बताया था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस गिटार शॉप के ओनर थे, यानी कि सेगिम के डैड मिस्टर चोई, जिनके यहाँ युनगिल अक्सर जाया करता था। तो वो उसे देखकर पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे डैड से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया, तुम गिटार लेने के लिए आए नहीं। वो कहने लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। कांग सबको बताता है कि मिस्टर चोई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इन्होंने मेरे बैंड लीडर को गिटार बजाना सिखाया था और ये खुद भी गिटार में मास्टर है। फिर युनगिल के बारे में बताता है कि ये भी बहुत अच्छा बजाता है। जब पहली बार मैंने इसका गिटार सुना था तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि इसका स्टाइल बिल्कुल आपकी तरह है। उन्हें देखकर युनगिल सोचने लगता है कि अगर यही मेरे हेल्पर हैं तो ये मेरी हेल्प कैसे करेंगे। तभी वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाया है, जीनियस गिटारिस्ट डोंगजिन को। डोंगजिन का नाम सुनकर तो माजो, यीचेन और युनगिल की हवा टाइट हो जाती है। उसके आने से पहले वो तीनों ही वहाँ से खिसक जाते हैं। बाकी लोग तो डोंगजिन को देखकर खुश हो रहे थे क्योंकि वो उससे मिलना चाहते थे, लेकिन तभी देखते हैं कि ये तीनों कहाँ चले गए। वहाँ वो परेशान हो रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। इसके लिए वो युनगिल पर गुस्सा करते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो अब हम क्या करें। इधर कांग डोंगजिन से उनके स्कूल फेस्टिवल में प्ले करने को बोलता है। तब वो उन्हें बताता है कि एक हाई स्कूल बैंड के लड़कों ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। ये सुनकर सब लोग गुस्सा होते हैं कि अगर वो हमें मिल गए तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी ईचर पास के फ़ोन से उन्हें कॉल करता है और कांग से कहता है कि उन्हें हमारे बारे में बिल्कुल मत बताना। वो समझ जाता है कि शायद जिन लड़कों के बारे में बात कर रहा है वो ये लोग हैं। अब इससे पहले कि बाकी लोग उसे अपने बैंड का नाम बताएं, कांग उन दोनों को रोक लेता है और उन्हें अपने साथ बाहर लेकर चलता है। अब कांग बाकी लोगों को बताता है तो ये तीनों भी अच्छे से उन पर अपना गुस्सा उतारते हैं, क्योंकि इनकी वजह से अब वो डोंगजिन को अपने साथ शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे बैंड का नाम पता था, तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी ईचन कहता है कि क्यों ना हम अपने बैंड का नाम ही चेंज कर दें, लेकिन अब ये करने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि उन्होंने फेस्टिवल में अपना बैंड का नाम पहले रजिस्टर कर लिया था। तो अब सब कुछ करना उनके लिए मुश्किल था और उतना जल्दी उनके लिए काम करेगा कौन। लेकिन ईचन कहता है कि सब हो जाएगा। यूना नई शर्ट और लोगो डिज़ाइन करेगी और सेयोंग बैंड की फोटोज़ की चार्ज लेगी। माजू भी बैंड का नाम चेंज करवा देगा। तो वो लोग भी मान जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर हम सेयोंग को देखते हैं, वो अपने एंग्जाइटी पिल्स ले रही थी, तो वो रस्सी भी देखती है जिससे वो खुद ही जान लेने वाली थी कि तभी युनगिल उससे मिलने आता है। बताता है कि तुम हमारे बैंड की मेंबर बन गई हो और हमारे बैंड का नाम हम चेंज करने वाले हैं। इसके बारे में हम प्रैक्टिस रूम में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसलिए लेट मत होना। पर तब नोटिस करता है कि वो ठीक नहीं दिखती। पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ बीमार से दिख रही हो। वो कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन फिर उसे अपने साथ एक लोकल फॉरेक्स शॉप में अमेरिकन डॉलर एक्सचेंज करने के लिए ले जाती है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं। वो बताती है कि मैंने अपना सर्व बेच दिया था। वो सरप्राइज होता है कि तुमने भी बेच दिया। फिर पूछता है कि कहाँ पर बेचा। वो बताती है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर पर। ये सुनकर तो उसे शक होने लगता है कि कहीं यही मेरी हेल्पर तो नहीं है। उस जगह के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो तो यूएस में थी। ये सुनकर वो सोचता है कि नहीं, वो कोई और होगा। फिर पैसे मिलने के बाद उसे वापस जाने को बोलती है कि वो अकेले रहना चाहती है, अकेले ही कुछ करना चाहती है। इसके बाद वो थिएटर में जाकर अकेले बैठ जाती है और रोने लगती है। तो युनगिल इसके पास आता है, कहता है कि तुम ये करना चाहती थी। वो ये समझ गया था कि वो अकेली है, शायद इसीलिए ही मरना चाहती थी। तो उसे समझाता है कि मरने का ख्याल छोड़ दो, और क्या तुम सच में यहाँ पर मरने के लिए आई थी। लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टैलेंटेड बेटी बनोगी, एक लड़के का फ्यूचर भी बदलोगी। और उसे इसी तरह से चीयर करता है। ये सुनकर तो पहले वो रोने लग जाती है, लेकिन फिर बहुत ही हल्का महसूस करती है। उधर ईचन साइन लैंग्वेज पर बुक ढूंढने के लिए उसे बुक शॉप में आता है, तो वहाँ पर उसे यूना मिलती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। तब यूना उसे अपने फेवरेट पेंटर की एक वाटरमेलन पेंटिंग दिखाती है जिसे वो उनके बैंड का नाम देना चाहती थी। उसमें भी वीवा ला विदा लिखा हुआ था, तो इसका मतलब बताती है कि इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव लाइफ, हमेशा अमर रहो। और उस पेंटर के बारे में बहुत कुछ बताती है। फिर उसे साइन लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है। फिर जब घर पहुंचती है तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके डैड ने उसके लिए फैक्स मशीन मंगवा ली थी। इससे सबसे पहले वो ईचन को मैसेज करती है कि मुझे मशीन मिल गई।
अपनी बेटी को इतना खुश होते हुए देखकर शेरवन यून बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को काफ़ी टाइम बाद ऐसे हँसते हुए देखा था। अगले दिन यीचन अपने बैंड मेंबर को बताता है, वो बैंड का नाम वाटरमेलन रखना चाहता है। फिर उन्हें उस पेंटर के बारे में बताता है जिसके बारे में यूना ने कहा था, लेकिन उन्हें वाटरमेलन थोड़ा अजीब लग रहा था, तो वो लोग उसमें शुगर ऐड कर देते हैं और नाम रखते हैं वाटरमेलन शुगर। तो अब सब लोग इस नाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ ये लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ यूना और सेकिंग बैंड के डिजाइनर और फोटोग्राफर के रूप में अपना काम करने लगते हैं। दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब प्रैक्टिस कर रहे थे। सेक्योंग जुनबिल को देखने लगती है और यूना यीचेन को। फिर यहाँ पर हमें 2023 का एक सीन दिखाया जाता है कि डोंगजिन इंटरव्यू में ये बता रहा था कि स्कूल टाइम में स्प्रिंग फेस्टिवल में एक एक्सीडेंट की वजह से उनका बैंड बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसमें उनके एक बैंड मेंबर को बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।